इरशाद आज़म। यसु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है जेम्स हडसन टेलर। आज हम जेम्स हडसन टेलर के बारे में सीखेंगे और ये चीन में इन्होंने मिशनरी वर्क अपना किया है। तो हम देखेंगे कि इनका बिशारती काम चीन में किस तरह का था, किस तरह से इन्होंने वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी, किस तरह से इनकी इब्तदाई ज़िंदगी थी। तो ये सारी चीज़ें हम आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये उनकी एक तस्वीर है। बहुत सारी तस्वीरें हमें उनकी इंटरनेट पे मिलती हैं। इब्तदाई ज़िंदगी। जेम्स 21 मई 1832 में यॉर्कशायर इंग्लैंड में पैदा हुए और इनकी फैमिली एक अमीर फैमिली थी। ये एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ख़ानदान, वालिद डॉक्टर होने के साथ साथ मेथोडिस्ट पादरी भी थे। और जब हम इनकी ज़िंदगी के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब जेम्स बहुत ही ज़्यादा छोटे थे तो इनके बाप ने इनके लिए दुआ में दरख्वास्त रखी कि मेरा बेटा आपके लिए चीन में जाकर खिदमत करे। नई पैदाइश। बरसों बाद एक नौजवान हडसन टेलर ने रूहानी पैदाइश का तजुर्बा किया। वो अपने बारे में कहते हैं कि रूह कुदस के ज़रिए से मेरी रूह में रोशनी डाली गई और ये वो दिन था जिस दिन इनकी ज़िंदगी तब्दील हुई। इंग्लिश में हम इसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं। और उन्होंने ख़ुद भी इस बात को तस्लीम किया कि मेरी ज़िंदगी में खुदा का जो रोया है वो है कि मैं चीन में जाकर खिदमत करूं। ज़िंदगी में तब्दीली। दुनिया में काम करने के लिए कुछ नहीं, घुटनों के बल गिरने और उस निजात दहिंदा और उसकी निजात को कबूल करने और उसकी तारीफ़ करने के अलावा। ये उनकी बड़ी एक फेमस कोटेशन है, उनका एक कॉल है। इसमें वो कहते हैं कि दुनिया में खुदा की तारीफ़ करने, उस निजात दहिंदा के सामने घुटने टेकने के एक दिन चीन में जाकर खुदा की खिदमत करूँगा, बल्कि इसके लिए उन्होंने तैयारी भी की। बाइबल ज़्यादा पढ़ना शुरू की, दुआ ज़्यादा करना शुरू की, डॉक्टरी की पढ़ाई करना शुरू की। अब ये डॉक्टरी की पढ़ाई उस तरह से नहीं थी जैसे डेविड लिविंगस्टोन ने की। ये बेसिकली मिडवाइफरी का कोर्स ये कर रहे थे, जिसको हम आम ज़ुबान में मिडिफ्री कहते हैं। खुद इनकारी की मश्क। खुद इनकारी की मश्क मतलब कि अपनी खुद ही का इनकार करना। ये अपनी ख्वाहिशात को कम करते जा रहे थे ताकि जब आगे जाके खिदमत करें तो इनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये भी उनकी बहुत एक फेमस कोटेशन है। प्रोग्राम करने से पहले अपने सांस को ठीक करें। दिन का आगाज़ खुदा के कलाम और दुआ से करें और सबसे पहले उसके साथ हम आहंगी हासिल करें। बेसिकली इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर किसी भी मिशन वर्क के लिए जाना चाहते हैं तो उससे पहले ही अपने आप को तैयार करें। तैयारी। ये एक मामूली से इंसान बन गए। हर रोज़ एक सेब और एक रोटी खाया करते थे। यहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा अमीर थे, फिर भी इस बात के बावजूद भी इन्होंने अपना खाना जो है बहुत ही सादा कर लिया। अपने कमरे की साजिशों को ख़त्म कर दिया। जितनी भी चीज़ें थी साजिशों वाली वो अपने कमरे से इन्होंने निकाल दी। इसके बाद इन्होंने मज़दूरी करना शुरू की और मज़दूरी के दौरान ये ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करते होते थे और ओवर टाइम के पैसे जो हैं ये मालिक को याद नहीं थे करवाते होते। मतलब कि ये है कि पूरा टाइम ये बेसिकली चाह रहे थे कि मैं ऐसा वक्त यहाँ पर इंग्लैंड में गुजारूँ कि जिसमें मैं अपने मिशन के लिए तैयारी कर सकूं।
मिशन के मैदान में दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाएं बल्कि खुदा पर तवज्जो दें। ये भी इनका एक कॉल है जिसमें इन्होंने कहा कि मिशन के मैदान में अगर आप उतर चुके हैं तो फिर दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाएं बल्कि खुदा पर तवज्जो दें। चीन के दरवाजे खुल गए। अब ये वो टाइम था जब चीन में एक रहनुमा एक नया आया जिसका नाम होंग शियोक्वान था और ये तकरीबन मसीही था। अब ये मसीही होने के नाते इसने चाइना के दरवाजे मिशनरीज के लिए खोल दिए। अब सितंबर 1853 को CES चाइनीज़ इवेंजलाइजेशन सोसाइटी के जरिए से हडसन टेलर चीन में गए। गैर मुतवक्का तौर पर उनको अपनी जो तिब्बी तालीम है, जो मिडवाइफरी का कोर्स वो कर रहे थे, उसको रोकना पड़ा। ये वजह इसके छोड़ने की वजह ये थी क्योंकि कभी भी वो दरवाजे बंद भी हो सकते थे। तो ज़रूरी था कि जब अगर अभी परमिशन मिल चुकी है, अगर दरवाजे खुल चुके हैं तो ये उधर पहुँचे। सो जेम्स इंग्लैंड से शंघाई की तरफ रवाना हुए। तो शंघाई में जाकर उन्होंने क़याम किया। चीन पहुंचा। उसका जहाज़ शंघाई पहुंचा। इंटरनेशनल सेटलमेंट में उसको अपना घर मिला। इंटरनेशनल सेटलमेंट इसी तरह की जगह थी जैसे फॉरेनर्स के लिए अगर हमारे पाकिस्तान में देखें तो मोस्टली फॉरेनर्स डिफेंस एरिया में या बड़े डेवलप्ड एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल सेटलमेंट जो चाइना में थी, ये इसी तरह का एक एरिया था। जब जेम्स चीन में पहुंचा तो उसको इस बात का पता चला कि बहुत सारे मिशनरीज जो उससे पहले वहाँ पर काम कर रहे थे वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जैसा कि वो इंग्लैंड में बैठा सोचता था, बल्कि वो ऐसा करते थे कि वो अपनी जगह से उन जगहों पर जहाँ पर चाइनीज़ रहते थे, चीनी लोग रहते थे, वहाँ पर विज़िट करते थे और उनमें तबलीग करते थे और वापस आ जाते थे। और तबलीग में भी सबसे बड़ा बैरियर था ज़ुबान का। इनको उनकी मुकामी ज़ुबान नहीं आती थी। दूसरी बात, ये उनके साथ नहीं रहते थे और उनकी सकाफ़त को अपनाया नहीं था इन्होंने। ये पैंट शर्ट पहन के जाते थे जैसे कि इनकी अपनी सकाफ़त थी और वो इतना ज़्यादा इनमें दिलचस्पी नहीं रखते थे। इनके पहनावे को देखकर, इनकी लैंग्वेज को देखकर, तो ये सारी चीज़ें जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था इनके लिए। फिर ऐसा हुआ कि जेम्स हडसन टेलर ने जोसेफ एडकिंस के साथ मिलकर फैसला किया कि ये उनके अंदरूनी हिस्सों में जहाँ पर लोग रहते हैं उनमें विज़िट करेंगे, उनमें दौरा करेंगे। तो इन्होंने 16 बस्तियों में दौरा किया जहाँ पर ऑलरेडी मिशनरीज जाते भी थे, पहले भी जा चुके थे। तो उन्होंने उन 16 बस्तियों में जाकर दौरा किया। उस दौरे के बाद इन्होंने फैसला किया कि मैं अपनी शक्ल शुबात को तब्दील करूँगा। सो इन्होंने एक लंबी सी चोटी रख ली, अपने पूरे बाकी सर को मुंडवा दिया जैसा कि चीनी लोगों की सकाफत थी और उनके जैसे ही कपड़े भी पहन लिए। इसके इसके इस पहनावे की वजह से ही बहुत सारे लोग इनसे बात करने में दिलचस्पी रखते थे और इनकी लिबास को देखकर और इनकी सकाफत को देखकर कि इन्होंने हमारी सकाफत को अपनाया, तो बहुत सारे लोग इनसे बातचीत करना पसंद करते थे। मुश्किलात। अब एक वक्त ऐसा आया कि उस सोसाइटी ने जिन्होंने टेलर को स्पॉन्सर किया था कि वो चीन में जाकर खिदमत करें, उन्होंने बहुत सारे मिशनरीज जो उनके साथ भी आए थे उनको सपोर्ट वो ना कर सके। तो इस वजह से वो कुछ मिशनरीज तो वापस चले गए, पर टेलर ने ऐसा किया कि टेलर ने इस्तीफ़ा दे दिया और एक आज़ाद मिशनरी बन गया। उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुदा पर भरोसा। अब वो क्या करते थे, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं खुदा पर भरोसा रखूँगा। साथ साथ उन्होंने एक नौकरी करना शुरू की और अपने अखराजात को जो है मैनेज करना शुरू किया। फिर एक साल बाद उनकी शादी हुई और उनकी शादी मारिया डायर से हुई।
20 जनवरी 1858 को उनकी शादी हुई और टेलर ने नंगपू चर्च के 21 अरकान के साथ अपना मिशन जो है शादी के बाद भी जारी रखा। 1860 में उनको ज़रूरत महसूस हुई कि उनको डॉक्टरी की तालीम, अपना मिडवाइफरी कोर्स मुकम्मल करना चाहिए, तो उसको मुकम्मल करने के लिए वो इंग्लैंड वापस चले गए। CIM की पैदाइश। अब ये CIM जो है, इसको अगर हम पूरा देखें तो इसका मतलब बनता है चाइना इनलैंड मिशन, मतलब कि चीन के अंदरून मुल्क मिशन की पैदाइश। अब इन्होंने किया क्या इसके अंदर, और ये क्यों हम इसको CIM को बड़ा ही प्रोमिनेंटली हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली पलूस रसूल के बाद अगर हम देखें तो आज तक का सबसे बड़ा मिशन जो है वो CIM मिशन उसको कहा जाता है। आज तक की सबसे बड़ी सोसाइटी जो है, मिशन सोसाइटी, वो CIM को कहा जाता है, चाइना इनलैंड मिशन। इन्होंने चीनी ज़ुबान में बाइबल का तर्जुमा जारी रखा, दूसरे मिशनरीज को भी अपने साथ आने की तरगीब दी, और ये CIM की बुनियाद जो है ये बेसिकली जब ये इंग्लैंड में थे तब इन्होंने रखी। तब इन्होंने लोगों से बात की कि इनको सपोर्ट करें, तो फिर ये चाइना इनलैंड मिशन की बुनियाद रखी। साथ साथ इन्होंने बहुत सारे मिशनरीज को कहा कि आप भी मेरे साथ आएँ और मेरे साथ मिलकर खिदमत करें। एक जगह पे हमें मिलता है कि उन्होंने इंग्लैंड के जो लोग थे उनको डांटा। उन्होंने कहा, क्या इंग्लैंड के तमाम मसीह बाजू बांध कर खामोश बैठ सकते हैं जबकि चीन में ये भीड़ फना हो रही है, इल्म की वजह से फना हो रही है, उस इल्म की कमी की वजह से जो इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यहाँ पर मसीह हैं, क्या वो बाजू बांध कर खामोश बैठ सकते हैं कि जब चीन में जो लोग हैं वो यीशु मसीह के बगैर ही मर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, हर महीने 10 लाख खुदा के बगैर मर रहे हैं। ये उस टाइम पे, उस टाइम पर, उस वक्त पर चाइना में ये डेथ रेट था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि हर महीने 10 लाख लोग खुदा के बगैर ही मर रहे हैं, खुदा को जानने के बगैर मर रहे हैं, यीशु मसीह को अपना निजात दिंदा कबूल करने के बगैर ही मर रहे हैं। इस स्पीच के बाद, इस बातचीत के बाद बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि वो नए मिशन के लिए सपोर्ट बेस बनाएंगे, जिसको नाम दिया गया चाइना इनलैंड मिशन, CIM। 1865 में सरकारी तौर पर CIM की बुनियाद रखी गई। एक साल के अंदर अंदर टेलर, उसकी बीवी, उसके 4 बच्चे और 16 नौजवान मिशनरी लंदन से आकर उन 5 मिशनरी लोगों के साथ मिल गए जो ऑलरेडी टेलर के साथ मिलकर चीन में काम करते थे। उनके साथ मिलकर इन्होंने CIM का काम करना शुरू कर दिया। हडसन टेलर चीन में और ये साथ उनकी टीम है। हमें बहुत सारी तस्वीर मिलती हैं जिसमें उनके साथ बहुत सारे नौजवान मिशनरीज आपको नज़र आएंगे, और भी जब इनकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा वसी होती जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा हमें इनकी टीम्स के साथ जो है पिक्चर्स नज़र आती हैं। CIM में मुश्किलात। अब जिन लोगों को ये अपने साथ लेकर आए हुए थे, उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने चीनी लिबास और सकाफत को अपनाने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इनके जो बाइतबार लोग थे, जिन पर इनको यकीन था कि ये मेरी बात मानेंगे, वो भी इनको छोड़ गए। पर CIM को बचाने के लिए इनको बड़ी कीमत अदा करना पड़ी, जो कि ये थी कि 8 साल की इनकी बेटी फोत हो गई, जिसका नाम ग्रेस टेलर था। अब ये एक जगह पर थे जहाँ पर ये CIM मिशन के लिए गए हुए थे, इनको आने में देर हो गई, तो इस वजह से इनकी जो बेटी है वो फोत हो गई। अब इसका नतीजा ये निकला कि जो मिशनरीज इनको छोड़ कर जा चुके थे, इनको छोड़ चुके थे इनके इन फैसलों की वजह से कि हमें चीनी लोगों की सकाफत को अपनाना चाहिए, उनके जैसा हुलिया रखना चाहिए,
वो मिशनरीज वापस आ गए। उन्होंने इनकी बेटी के फोर्थ होने पर इन पर उनको तरस आया, तो वो इनके साथ आकर मिल गए। उन्होंने इस बात को जाना कि जो है ना ये शख्स जो है मिशन के लिए मिशन को कितनी ज़्यादा अहमियत देता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने CIM को दोबारा ज्वाइन कर लिया। 1868 में यंगपू पर शिद्दत का हमला हुआ। उसी हमले में मिशन हाउस पर भी हमला हुआ और उसको आग लगा दी गई, तो भी मिशनरी वहाँ पर ठहरे रहे। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए चीनी बहुत हैरान हुए और उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर एक चर्च की बुनियाद रखी जाए। तो उनके साथ मिलकर इन मिशनरीज़ ने वहाँ पर एक चर्च की बुनियाद रखी। ये जेम्स हैं और साथ उनकी टीम के कुछ लोग हैं। बीवी की मौत। 1870 में उसने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा। उसी साल मुआयन वक्त पर बच्चा ना होने पर उनकी बीवी मर गई और उनका जो नौज़ायदा बेटा था वो भी 2 हफ्ते के बाद मर गया। अब ये उनका तीसरा बच्चा था जो कि मरा। पहले उनकी बेटी, फिर ये 870 में सफ़र के दौरान भी उनका एक बेटा फौत हुआ, फिर ये तीसरा एक इनका बेटा था जो कि पैदा होने के 2 हफ्ते के बाद मर गया और उनकी बीवी भी उससे 2 हफ्ते पहले जो है ना उनकी बीवी भी मर गई। इसके बाद उन्होंने जैनी फ्लॉडिन के साथ शादी की। 1874 में वो अपने बच्चों को इंग्लैंड वापस लेने के लिए गए। 2 साल बाद वो अपने साथ और भी ज़्यादा मिशनरीज को इंग्लैंड से चीन में लेकर आए। अब ये जो आप साथ साथ तस्वीर देख रहे हैं जेम्स हडसन टेलर के साथ, ये हैं जॉर्ज मूलर। अब जॉर्ज मूलर की तस्वीर अक्सर हम दूसरे मिशनरीज के साथ देखते हैं। जॉर्ज मूलर को फादर ऑफ ऑर्फन्स कहा जाता है, यतीमों का बाप। इनको बहुत सारे मिशनरीज अपने मिशनरी सोसाइटी के ज़रिए से चंदा देते होते थे और इनमें से एक जेम्स हडसन टेलर भी थे। CIM में तरक्की। 1870 में CIM हदियों और किताबों की शायद से अमीर हो गई। इसी के साथ साथ 1895 तक CIM ने 640 मिशनरीज को अपने साथ मिला लिया। अब CIM सोसाइटी में 640 मिशनरीज काम कर रहे थे। ये उनकी टीम में से कुछ मेंबर्स की तस्वीर हैं। स्याह दिन, वो दिन जिसको मसीहत का सबसे बड़ा स्याह दिन माना जाता है। 1900 में बीजिंग के शाही फरमान ने तमाम गैर मुल्कियों की मौत और मसीहत के खात्मे का हुक्म दिया। इसके बाद प्रोटेस्टेंट मिशन की तारीख में सबसे बड़ी तबाही हमें देखने को मिलती है और इस तबाही को दुनिया में अगर हम क्रिश्चियन हिस्ट्री में देखें तो आज तक की सबसे बड़ी तबाही कहा जाता है। सबसे बड़ी तबाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 135 मिशनरी और 53 मिशनरीज के बच्चे मारे गए। ये जो शाही फरमान था इसके मुताबिक जब कत्ल का हुक्म दिया गया तो 135 मिशनरी और 53 मिशनरी बच्चे मारे गए। हडसन टेलर स्विट्ज़रलैंड में अलग थलग चले गए और इस सदमे से वो कभी भी सेहतयाब ना हो सके। फिर 1902 में मिशन से इस्तीफ़ा दे दिया इस वाक़े के 2 साल बाद। और 1904 में जैनी इनकी जो वाइफ थी उसका इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद वो वापस चीन चले गए। और उसी महीने पहुंचने के बाद कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत वाक़या हो गई। तो ये वो टाइम था जब वो
स्विट्ज़रलैंड में भी कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत जो है चीन में ही हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर खिदमत की है। उनकी एक बहुत फेमस ये कोटेशन है, द ग्रेट कमीशन इज़ नॉट एन ओपिनियन टू बी कंसीडर्ड, इट इज़ अ कमांड टू बी ओबेड। इरशाद आज़म के बारे में उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए हुक्म है जो हमने करना ही करना है। इफ़ आई हैड 1,000 लाइफ्स आईड गिव देम ऑल फॉर चाइना। अगर मेरे पास 1,000 जिंदगियां भी होती तो मैं उनको चीन में खिदमत करने के लिए सर्व कर देता। इसके बाद सीआईए में तरक्की हुई। 1914 तक दुनिया की सबसे बड़ी गैर मुल्की मिशन तंजीम का खिताब इसको मिल चुका था। 1934 में 1,368 मिशनरीज के साथ इनकी सोसाइटी जो है वो ग्रोथ करती जा रही थी। अब अगर हम देखें तो हडसन टेलर के टाइम पे सिर्फ 604 मिशनरीज उसमें काम कर रहे थे, पर अब इस टाइम पे अगर हम देखें तो एक तकरीबन जो है डबल से ट्रिपल हमें मिशनरीज यहाँ पर मिलते हैं। तो ये सीआईएम में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई कि बहुत सारे मिशनरीज ने इसमें काम करना शुरू कर दिया। 1964 में 100 साल की वजारत के बाद सीआईएम का नाम बदलकर ओएमएफ रख दिया गया, ओवरसीज मिशनरी फेलोशिप। अभी भी अगर आप इंटरनेट पर देखें तो आपको सीआईएम से रिलेटेड भी काफ़ी डाटा आपको इंटरनेट से मिल सकता है, पर अभी इस दौर में भी इसका नाम जो है वो ओएमएफ रख दिया गया है। इसका जो न्यू नाम, जो नया जो इसका नाम है वो ओएमएफ है, ओवरसीज मिशनरी फेलोशिप। सीआईएम बयान। सीआईएम के कायदाना अंदाज और आला नज़रियात ने सीआईएम का लंदन और चीन की कौंसलों के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव पैदा किया। उसकी वजह ये थी कि इनके अपने ही असूल थे जो कि हडसन टेलर ने ही उनकी बुनियाद रखी थी और ये उन्हीं की पैरवी करते थे। तो इसकी वजह से लंदन और चीन के कौंसलों के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हुआ। चीन को मसीह के लिए खामोश, आसानी से मोहब्बत करने वाले मर्दों और औरतों के ज़रिए जीतना नहीं है। हमें मर्दों और औरतों की मोहर की ज़रूरत है जो हर चीज़ और हर वक्त में यस्सु, चीन और रूहों को अव्वल और सबसे मुकद्दम रखेंगे, यहाँ तक कि खुद की ज़िंदगी भी दूसरे नंबर होनी चाहिए। हडसन टेलर की एक कोटेशन है कि वो चीन के लिए ऐसे मर्दों और औरतों की ज़रूरत है जो कि हर चीज़ को दूसरे नंबर पर और खुदा की इस बादशाहत की खिदमत, चीन की खिदमत और यसु मसीह को अव्वल दर्जा देंगे। ये इस लेक्चर के आपके सवालात हैं। हडसन टेलर ने अपने मिशनरी काम की तैयारी कैसे की, तो इसके बारे में हमने तैयारी में 2 स्लाइड्स हमने देखी हैं तैयारी के हिसाब से। अगर हम देखें तो उन्होंने तैयारी कैसे की, बाइबल पढ़ना ज़्यादा शुरू की कर दिया, प्रेयर को ज़्यादा टाइम दिया, दुआ ज़्यादा करना शुरू की, इसी के साथ साथ अपना खाना उन्होंने कम कर दिया, अपने कमरे से आसाइशों को ख़त्म कर दिया, खुद इनकारी की मशक की। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। हडसन टेलर की मिशनरी सोसाइटी के बारे में मुख्तसर नोट लिखें, तो इसमें सीआईएम के बारे में आपने अपने अल्फाज में बयान करना है। तीसरा सवाल है, हडसन टेलर ने मिशनरी काम के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो उन्होंने अपना पूरा जो शक्ल शुबाहत है अपनी वो तब्दील कर ली और चाइना के लोग जो थे उनमें जाकर रहना शुरू किया, उनकी ज़ुबान सीखना शुरू की, उनकी ज़ुबान में बाइबल का तर्जमा करना शुरू किया। तो ये तरीका था जो उन्होंने अपनाया ताकि उनमें वो घुल मिल सके। मिशनरी तारीख में स्याह दिन किसको कहा जाता है, तो 1900 के दौर में जब 135 मिशनरीज और 53 उनके बच्चों को मारा गया, तो उस दिन को मिशनरी तारीख में स्याह दिन कहा जाता है। हडसन टेलर के कोई से 2 कॉल बयान करें, तो 4-5 उनके हमने कॉल इसमें देखे हैं, इसमें पढ़े हैं, सीखे हैं, तो आप कोई से भी कॉल इनके बयान कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप इंटरनेट से भी देखकर
अगर आपको जो अच्छे इनके कॉल लगते हैं वो भी आप बयान कर सकते हैं। सो आइए हम दुआ करें उन उस मिशन के लिए जो अभी भी पूरी दुनिया में चल रहा है। लोग इस मिशन को डिफरेंट ममालिक में लेकर जा रहे हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे। नाकाबिल रसाई लोगों के लिए जिन तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द खुदा का जो हकीकी कलाम है वो उन तक पहुंचे। और उन तमाम मिशनरीज़ के लिए भी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए खुदा की ताकत को मांगेंगे। और जब जब आप दुआ करते हैं तो ज़रूर है कि आप इनके लिए दुआ किया करें। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।